Hello students, welcome to my channel. Today we will learn about health and safety requirements in a retail store. जो आपके रिटेल बुक के यूनिट 5 का सेशन 1 है, जिसमें आप पढ़ेंगे कि एक रिटेल स्टोर में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधित क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या मांग होती हैं, क्या पॉलिसीज होती हैं, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करूं तो ये खाली रिटेल स्टोर्स में ही नहीं फॉलो किया जाता। ये आप नॉर्मली अपने घर में, अपने स्कूल्स में, जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे भी आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। उससे पहले बच्चों देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी पिक्चर्स डाल रखी हैं जो आपको एक रिटेल स्टोर में या किसी वर्क प्लेस यानी किसी भी कार्यस्थल में क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या छोटी मोटी इंजरीज हो सकती हैं, जिसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए और सही कदम उठाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली पिक्चर जो आपकी है यहाँ पे, ये वाली पिक्चर, इसमें देखिए एक पर्सन इज ट्राइंग कि वो एक बड़े से बॉक्स में खड़ा हो जाए या उससे ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स फिसलता है और वो पर्सन नीचे गिर जाएगा। ऐसे में उसकी बैकबोन पे और अदर बॉडी पार्ट्स पे इंजरी हो सकती है। देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हमें इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है, इसमें कुछ आप नियम है होते हैं आपके रिटेल स्टोर के, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आगे नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे देखिए कोई एक व्हीकल है, जो एक गाड़ी है जो यहाँ पे किसी भी कार्यस्थल पे यूज की जा सकती है, यूज की जाती होगी। तो उसके नीचे कोई पर्सन आ गया, दिस कैन बी वन ऑफ द एक्सीडेंट। यहाँ पे एक बहुत भारी बॉक्स एक पर्सन उठाने की कोशिश करता है, तो उसके बैक में स्प्रेन आ जाता है, जोर पड़ेगा, यहाँ पे उसको दर्द हो सकती है फ्यूचर में। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ केमिकल या फिर कुछ वाटर या फिर कोई ऑयल, कुछ भी ऐसा वाटरी ऑब्जेक्ट होता, प्रोडक्ट है जो गिरा हुआ है, जिसमें फिसलने का डर रह सकता है। इसको हमें तुरंत ही हटाना होता है, ये रिटेलर को इंश्योर करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे भी आपकी इंजरी हो सकता है आपकी पीठ में लग जाए, आपके सर पे लग जाए। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। यहाँ पे देखिए एक पर्सन है जिसने एक इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से करंट लगने के भी चांसेस हो सकता है, अगर वो खुली रह गई या कोई कट है या कोई शॉर्ट सर्किट है। तो ये भी एक इंसिडेंट हो सकता है, ये भी देखो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रिटेल स्टोर की मैं बात कर रही हूँ, इट कैन हैपन एट एनी प्लेस। ओके, नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ पे एक पर्सन ही इज वर्किंग ओवर अ मशीन, जिसमें ये बहुत ही शार्प एक इंस्ट्रूमेंट लगा, ब्लेड लगी हुई है, जिसमें उसका हाथ आ सकता है, कट सकता है। तो ये बहुत डेंजरस इंजरी हो सकती है इसमें। नेक्स्ट, यहाँ देखिए ये एक टूल बॉक्स बहुत हाइट पे रखा हुआ है, वो नीचे गिर रहा है, उसमें से बहुत सारे टूल्स गिर रहे हैं। तो वो हो सकता है उसके सर पे लग जाए, या इस टूल्स की जगह पे कोई और दूसरा हेवी बॉक्स हो सकता है जो नीचे गिर जाए, उसके सर पे लग जाए। तो ऐसे कई चीजें हो सकती हैं जिससे उसको इंजरी हो सकती है। यहाँ पे देखिए कोई ऑब्जेक्ट आ गया या कोई स्टोन आ गया और वो फिसल कर नीचे गिर गया, इसमें भी बहुत हेवी इंजरी हो सकती है। या नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, यहाँ ये एक लेडर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, अचानक से फिसल जाएगा, इसमें भी बहुत सीवियर इंजरी हो सकती है। यहाँ पे कोई केमिकल है, वो एकदम से गिर गया, कोई ड्रम पलट गया या किसी भी कारणवश ये स्पिल हो गया, इसमें भी किसी के हाथ पैर जलने की आशंका हो सकती है। ये देखिए ये कितना कॉमन सा है, किसी के भी साथ हो सकता है और किसी भी जगह हो सकता है। नॉर्मल एक चेयर ही तो है, चेयर टूटी, फिसली और पर्सन गिर जाता है, इससे भी बहुत आपको बोन इंजरी हो सकती है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे ये वही स्पिल की केस में बताए थे जो मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है, वाटरी प्रोडक्ट है, जो नीचे इसमें किसी का पैर फिसला और वो गिर गया, तो इससे भी हमारी कई सीवियर इंजरी हो सकती है। तो बेसिकली ये मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई थी ताकि आपको छोटा मोटा, आपको क्या क्या इंजरीज, क्या क्या एक्सपेक्टेड दुर्घटनाएं हैं जो हमारे कार्यस्थल पर हो सकती हैं, और उसके लिए एक रिटेलर को, या यूं कहें कि एक एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर कौन होते हैं, जो हमें जॉब पे रखते हैं, जिनकी दुकानें होती हैं या जिनका वो ऑफिस होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने आते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज ना रखें जिससे हमारे कर्मचारियों को नुकसान हो, हमारे ग्राहकों को कोई खतरा हो।
तो यही चीजों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें उनको फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको हेल्थ के बारे में। हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने डिफाइन की है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो हेल्थ रिलेटेड सारे कानून और नियम बनाती है। उसने डिफाइन किया है, उस इंस्टीट्यूशन ने डिफाइन किया है कि हेल्थ क्या होती है। बेसिकली हेल्थ जो है आपकी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, आपकी शारीरिक, मानसिक और सोशल यानी सामाजिक अवस्था। जो किसी भी डिसीज, जिसके अंदर कोई डिसीज ना हो, यानी कि हमारी कोई भी मेंटल, हमारी कोई भी मानसिक तौर पे हमें कोई बीमारी ना हो, शारीरिक तौर पे हमें कोई बीमारी ना हो और मान सामाजिक तौर पर भी हमें कोई बीमारी ना हो। यदि हमारी ये तीनों अवस्था, हमारी बॉडी की ये तीनों अवस्था बिल्कुल ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, तभी हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम हेल्दी हैं। अभी तक हमें सिर्फ हेल्थ का मतलब यही पता था कि हाँ, शारीरिक रूप से बिल्कुल मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं कभी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन सामाजिक तौर पे वो पर्सन जो है किसी से मिलता नहीं है, किसी से बात नहीं करता, डर लगता है उसको किसी से बात करने पे, तो वो सामाजिक तौर पे नहीं ठीक है। उसको जरूर कोई ऐसा फोबिया है जो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, या कोई एक दूसरा अन्य पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। तो यही चीजों को देखना है। हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, हेल्थ हमारी मानसिक और सामाजिक हेल्थ भी मिलकर, टोटल मिलाकर हेल्थ माना जाता है। अगर कोई पर्सन मेंटली, फिजिकली और सोशली बिल्कुल फिट है, कोई उसको कोई दिक्कत नहीं है, तभी हम कहेंगे कि वो पर्सन एक हेल्दी पर्सन है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इसमें हम लोगों ने सेफ्टी के बारे में जानना है। देखिए, सेफ्टी की डेफिनेशन, अभी हमने हेल्थ और सेफ्टी की बात करी, तो हम सेफ्टी के बारे में भी तो जानेंगे कि सेफ्टी क्या होती है। सेफ्टी का मतलब होता है कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, यानी सुरक्षित। ऐसी अवस्था जब आप अपने आसपास के होने वाले खतरों से या भविष्य में होने वाले किसी भी खतरों से आप सुरक्षित हैं। जब आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट यानी ऐसे बचाव के लिए ऐसी चीजें जो जो आपने पहन, जैसे सपोज अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर बेल्ट पहनी है। ठीक है। और आपके और क्या कहते हैं, आपने कोई फोन भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ सावधानियां बरत रहे हैं जो आपको सेफ बना रही है वाइल ड्राइविंग। तो दिस इज सेफ्टी का मतलब है ऐसी अवस्था जब आप किसी भी खतरे के लिए कोई सुरक्षित रहते हैं, आपके पास सारे जो काम आने वाले यंत्र हों वो साथ में अगर आपके पास हो, तो आप सुरक्षित होते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें एक लाइन और लिखी है ना, कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड, यानी एक ऐसी अवस्था जब आप प्रोटेक्ट रहते हैं आने वाले खतरों से। ठीक है। तो सेफ्टी मतलब सुरक्षा, जब आप सुरक्षित हैं अपने आसपास के खतरों से, तब हम कहेंगे कि आप सेफ्टी हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स लेड बाय द रिटेलर एंड लॉ। ऐसी क्या क्या हेल्थ और सेफ्टी की ज़रूरतें हैं जो कि रिटेलर द्वारा बनाई गई हैं और कानून द्वारा लागू की गई हैं। यानी कानून जो है, अभी मैंने बताया था WHO एक संस्था है जो कानून बनाती है। तो कुछ नियम कानून उन्होंने बनाए हुए हैं अपने एम्प्लॉयर और अपने कस्टमर्स के लिए, जो रिटेलर को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कानून है और हम लोग, हमारी मर्जी है, हमारा स्टोर है तो हम कुछ भी करें, हमारी मर्जी। नो, आपकी प्रॉपर ऑडिटिंग होती है, चेक किया जाता है कि आप क्या क्या हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट फॉलो करते हैं। ठीक है। देखिए, छोटी मोटी परचून की दुकानों की मैं बात नहीं करूंगी, अपनी तरफ से वो भी सुरक्षा रखते हैं, लेकिन जब हम मैं बात करूं किसी बड़े स्टोर की, तो वहां ज्यादा सुरक्षा होती है। सबसे पहला इसके अंदर हमारा जो पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स का, जो रिटेलर्स को फॉलो करना पड़ता है, वो होता है अबाइडिंग बाय द लॉ। अबाइडिंग का मतलब में यहाँ पे है मानना, यानी उसे रिटेलर को अपने कानून
जो बनाए गए हैं WHO द्वारा हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए, उनको मानना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। वो अगर नहीं मानेंगे तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है, उनको जुर्माना भी हो सकता है कई कुछ समय के लिए स्टोर को बंद भी किया जा सकता है। मैं आपको एक अभी हाल की एक न्यूज़ बताती हूँ। चेन्नई में एक साड़ी का बहुत बड़ा शोरूम था। लॉकडाउन के समय पे जब सारी स्टोर्स बंद थे, जब लॉकडाउन खुला धीरे धीरे स्टोर्स खुलने लगे, उन्होंने क्या किया, इतने समय से जो दुकानें बंद थी उनको अपनी सेल लगा दी उन्होंने अपने स्टोर में कि अगर आप खुली हैं तो हम क्या करते हैं, पुराने स्टॉक के लिए सेल लगा देते हैं। तो उन्होंने सेल लगा दी। अब सेल तो लगा दी, इतनी ऐसी सेल लगाई कि उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट वो लोग नहीं कर पाए। क्राउड का मतलब है भीड़, भीड़ को वो मैनेज नहीं कर पाए, इतनी लाइन लग गई अंदर। उन्होंने जो भी हेल्थ कोई भी मतलब हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए उन्होंने कोई भी ऐसी मेजर्स नहीं लिए थे, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं हो रहा था, कोई भी किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं धक्का मुक्की। आई होप आपने देखी होगी वो वीडियो, पूरी न्यूज़ में वो बताई गई थी कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बिल्कुल कोई फॉलो ही नहीं हो रहा था। तो जब ये बात किसी ने वीडियो बनाई, वहीं के किसी कस्टमर ने ये वीडियो बनाई और ये वीडियो हुई वायरल, तब न्यूज़ वालों ने तब पुलिस को किसी ने कंप्लेन करी तो उस स्टोर को एक हफ्ते के लिए फिर से बंद कर दिया गया। तो देखिए, तो ये क्या था, उन्होंने क्या किया, हेल्थ एंड सेफ्टी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा ही नहीं किया, फॉलो ही नहीं किया जो कानून बनाए गए थे। जब आपको बोला गया है आफ्टर लॉकडाउन, जब भी जितने भी रिटेल स्टोर्स या ऐसे जिम्स वगैरह जो भी खुले थे, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और जितने भी WHO ने सारे नियम बनाए हैं उसके तहत ही खुले थे, उनको फॉलो करेंगे तो ही आप खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। लेकिन उन्होंने वो फॉलो नहीं करे, उनको पेनल्टी भरनी पड़ी, कुछ अमाउंट का उन्होंने जुर्माना भी भरा और एक हफ्ते के लिए उनकी शॉप को फिर से बंद कर दिया गया। तो ये ऐसे दिक्कतें आती हैं जो अगर आप अपनी मर्जी से चलते हैं, अपने कस्टमर्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो उस समय में भी उतनी भीड़ में, हजारों की भीड़ में कितने लोगों को हो सकता है कोरोना हो, कितने लोगों को स्प्रेड हुआ होगा। तो इसका कौन जिम्मेदार है, इसके लिए टोटली रिटेलर जिम्मेदार है। तो इसलिए सबसे पहले इन्होंने जो रिक्वायरमेंट रखी है हेल्थ एंड सेफ्टी की, वो है अबाइडिंग बाय द लॉ, यानी कि एक रिटेलर को जो भी लॉ कानून बनाए गए हैं आपके हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए वो फॉलो करने ही होते हैं, उनकी कोई मर्जी नहीं होती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट जो उनका रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जो उनको हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए देखना है, वो है रिस्क असेसमेंट। रिस्क का मतलब पता है आपको, खतरा। असेसमेंट का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी एक रिटेलर को हर समय अपने आसपास, रिटेल स्टोर के आसपास या रिटेल स्टोर के अंदर होने वाले खतरों को देखना होता है, पहचानना होता है कि इससे कोई फ्यूचर में खतरा हो सकता है। जैसे सपोज उन्होंने उसको पता चल गया रिटेलर को कि यहाँ पे एक शॉर्ट वायर जो है कट है, ओपन है, तो उसको पता है इससे करंट लग सकता है। अगर वो उसी समय पे कोई इनिशिएटिव एक्शन नहीं इनिशिएट करता है, कुछ एक्शन नहीं लेता है, तो हो सकता है कोई कस्टमर या कोई बच्चा ही वहां आके उसे छू दे या कोई एम्प्लॉयर ही छू दे जिसको नहीं पता हो उस कट के बारे में। तो ऐसे तो खतरा है ना उनकी लाइफ को। तो इसीलिए रिटेलर को अपने आसपास होने वाले सारे रिस्क को देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, उसका अनुमान लगाना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप अनुमान नहीं लगाएंगे तब तक आप सेफ्टी के मेजर्स भी नहीं करेंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत छोटा सा। छोटे बच्चों के साथ जब आप रहते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये इस चीज को मुंह में डालेगा, तो हम उस चीज को दूर कर देते हैं। कोई भी पैनी नुकीली चीजों को हम उनके आसपास नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि खतरा है उनको, वो अगर इसको कहीं छुपा देगा तो बच्चे को लग जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमने रिस्क को एसेस किया, हमने खतरों का अनुमान लगा के पहले से ही सेफ्टी मेजर कर लिए कि उस बेबी के आसपास हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी जिससे उसको खतरा हो। इसी तरीके से हमें अपने स्टोर में भी रिटेलर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने रिस्क को, आसपास जो भी आने वाले जो भी मौजूदा खतरे हैं जिस जो हो सकते हैं, उसको हम कम कर दें। ये रिस्क वो सारे रिस्क हो सकते हैं जो आपको मैंने प्रीवियस पेज में वो पिक्चर्स में दिखाए थे। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे सेफ्टी रेडीनेस फ्रॉम एक्सपेक्टेड पेरिल्स। ये सेफ्टी रेडीनेस का मतलब होता है सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना,
एक्सपेक्टेड मतलब जिसको आप अनुमान लगाते हैं कि ये हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चों पेरिल्स का मतलब है खतरे, यानी जो एक्सपेक्टेड, जो हम अनुमान लगाते हैं कि ये खतरा हो सकता है, उनसे बचाव के लिए हमेशा तैयार रहना, ये भी एक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है एक रिटेलर के। उसमें हम सोचते हैं कि एक रिटेलर को हमेशा तैयार रहना चाहिए जो भी खतरा हो उसके लिए। जैसे आप हम जब ट्रेनिंग ली थी तब आपने देखा भी होगा, आपको बताया गया था कि रिटेल स्टोर्स में प्रॉपर मॉक ड्रिल कराई जाती है। अगर कभी जैसे कोई भूकंप आ गया या कोई कोई इलेक्ट्रिक शॉक वाली जैसी चीजें होंगी तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। आपको अगर भूकंप आता है तो तुरंत असेंबली एरिया में भागना है जहाँ पे कोई भी वो चीज़ नहीं, या तो आपके आसपास कोई भी मौजूदा फिक्स जो हेवी जैसे बेस का है, जैसे अलमीरा के नीचे या फिर टेबल के नीचे, सॉरी। और मतलब और से सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है आपको, लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना। तो ऐसी सारी चीज़ें उनकी ट्रेनिंग दी जाती है उनको पहले से ही, तो वो हमेशा तैयार रहते हैं अपने आने वाले खतरे के लिए। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अर्गोनॉमिक्स। इसको हम बोलते हैं अर्गोनॉमिक्स, का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 2 नंबर के उसमें भी आ सकता है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, दैट व्हाट इज अर्गोनॉमिक्स। ठीक है, तो बेसिकली अर्गोनॉमिक्स का मतलब समझिए क्या है। अर्गोनॉमिक्स का मतलब है आपका अपने कार्यस्थल को, अगर मैं एक रिटेलर हूँ, ठीक है, मैं अपने कार्यस्थल को यानी अपनी रिटेल शॉप को अपने वर्कर्स के अनुसार, अपने कस्टमर्स के अनुसार उसको बनाता हूँ, उसको उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से करता हूँ कि मेरे कार्यस्थल पे काम करने वाले लोगों को और आने वाले ग्राहकों को कोई दिक्कत ना हो। बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अर्गोनॉमिक्स का एक और। जैसे हमारे स्कूल में आपने देखा होगा व्हील चेयर्स हैं प्रॉपर, है ना। कोई जैसे अगर फिजिकली हैंडीकैप बच्चा आता है तो उसको व्हील चेयर में बिठा के उसको पूरा क्लास तक छोड़ा जाता है। यूजुअली देखा जाता है कि उनकी क्लासेस जो हों वो लोअर ग्राउंड फ्लोर पे ही हों। ठीक है, उनके लिए सेपरेट वॉशरूम्स भी हैं जहाँ पे प्रॉपर हैंडल्स लगे हुए हैं, जहाँ पे वो पकड़ के आराम से वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए सिटिंग इंग्लिश टॉयलेट्स भी हैं अवेलेबल। ठीक है, वहीं कहीं जहाँ पे, जहाँ प्राइमरी सेक्शंस होते हैं, जहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए वाटर कूलर्स आप देखिएगा बहुत नीचे लेवल पर होते हैं जहाँ से वो आसानी से छोटे बच्चे पानी पी सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसे ऊंचा कर देंगे तो बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक। ठीक है, एक ये चीज हो गई। और जैसे हमारे हर जगह पे आप देखना रैंप्स बने हुए हैं। रैंप्स का मतलब होता है जहाँ से स्लाइडिंग वाला रास्ता होता है ताकि हम व्हील चेयर्स को ले जा सकें। इसी तरीके से दिल्ली मेट्रो में भी आप देखिएगा कि अगर कोई हैंडीकैप पेशेंट आता है तो पहले से ही उसकी सूचना अगले स्टेशन जहाँ पे उनको जाना है वहाँ पे दे दी जाती है कि एक फिजिकली हैंडीकैप पर्सन आ रहा है, आप इसको इस वाले स्टेशन से इन्होंने उतरना है, आप वहाँ पे इसका ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही वो वहाँ से चढ़ते हैं उनको लेने के लिए गार्ड आ जाते हैं प्रॉपर व्हील चेयर में, उनको प्रॉपर उनको सीट पे बिठाया जाता है मेट्रो स्टेशन, मेट्रोस के अंदर। और जहाँ पे उनको उतरना होता है उनके उतरते ही वहाँ पे एक गार्ड पहले से मौजूद होता है जो उनके लिए व्हील चेयर लेकर आता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हम क्यों सोच रहे हैं इतना इसके बारे में। हमने क्यों सोचा हम एक व्हील चेयर भी रखेंगे यहाँ पे, हमने क्यों सोचा कि हम यहाँ पे लिफ्ट भी बनाते हैं, हमने क्यों सोचा कि यहाँ पे जो वाटर कूलर्स हैं वो बहुत छोटे लेवल पे, नीचे नीचे लेवल पे बनाते हैं ताकि छोटे बच्चे भी उसको यूज कर सकें। एक सेपरेट फिजिकली हैंडीकैप के लिए सेपरेट वॉशरूम्स होने चाहिए, क्यों। तो ये सारी चीजें जो हम सोच रहे हैं, ये काम अर्गोनॉमिक्स का होता है, इसको हम अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। हमारे स्कूल में फिजिकल हैंडीकैप बच्चे प्लस जो नॉर्मल बच्चे हम लोग जो आते हैं, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमारे स्कूल में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी तरीके से अगर आप दिल्ली मेट्रो में भी जाएंगे वहां पे किसी भी टाइप का कस्टमर आ सकता है, तो उन सभी कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर्स नहीं कहूंगी, इनके लिए पैसेंजर्स वर्ड का यूज करूंगी, उन सभी पैसेंजर्स को ध्यान में रखते हुए, वहां के काम करने वाले एम्प्लॉयर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सारी चीजें प्लान की जाती हैं। ठीक है, इसी को हम अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, यानी अपने कार्यस्थल को अपने कर्मचारियों के अनुसार ढालना बनाना, उसको हम अर्गोनॉमिक्स कहते हैं। कई कॉल सेंटर्स में देखिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आई कैन गिव यू, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन अर्गोनॉमिक्स फॉर श्योर। ठीक है, जिसमें कई एक जैसे बीपीओ है, कॉल सेंटर है, वहां पे भी
विजुअली हैंडीकैप जो जिनको दिखाई नहीं देता उनको भी नौकरी दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका मेन काम तो कॉलिंग का होता है, उसमें आंखों की इतनी दिक्कत नहीं होती कि आंखों का इतना यूज नहीं होता। लेकिन हाँ, एकदम ही ब्लाइंड को नहीं लेते हैं, कुछ हद तक जिनकी परसेंटेज आईज की वीक होती है उनके लिए स्पेशल कंप्यूटर्स मंगाए जाते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स होते हैं जो यूजुअली हमारे लिए नहीं है, स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए मंगाया जाता है। तो ये क्या है? तो हमारे पास हर तरीके की पैसेंजर्स कस्टमर्स हो सकते हैं। तो हमें उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यस्थल को, अपने जगह को इस तरीके से ढालना होता है, इस तरीके से बनाना होता है। इसी को हम अर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें हमारा एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी का मतलब होता है, देखो हेल्थ एंड सेफ्टी की बात है, तो वो जो मैंने आपको सारी पिक्चर्स दिखाई थी उसमें एयर क्वालिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर किसी भी रिटेल स्टोर की में अगर आप जाते हैं, वहां अगर आपको बहुत ही ज्यादा स्मेल आती है या बहुत ज्यादा घुटन लगती है या बहुत ज्यादा स्मोक होता है, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? नहीं। हो सकता है कोई बीमार हो जाए, जो अस्थमा के पेशेंट्स हो, छोटे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, बूढ़े पेशेंट्स को बूढ़े कस्टमर्स को दिक्कत हो सकती है। तो ये देखने में तो बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से अपने जहाँ आपका जो कार्यस्थल है आपको उसमें एयर क्वालिटी का भी ध्यान रखना होता है। आप जिस आपको प्रॉपर फ्रेशनर्स लगाने होते हैं, एयर फ्रेशनर जो स्मेल, जो गंदी स्मेल को भी अच्छा करे। वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर कि अब मॉल्स के अंदर तो सब कुछ बंद रहता है, तो आप कैसे वेंटिलेशन करेंगे? तो उनके प्रॉपर वेंटिलेटर्स होते हैं जो रूफ पे, छत पे लगे होते हैं, जो अंदर की दूषित हवा को निकाल के बाहर फेंकते हैं, बाहर से अच्छी स्वच्छ हवा को अंदर देते हैं। तो दिस इज एयर क्वालिटी। इसका भी हमें हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, इसी में आपका नेक्स्ट हेडिंग है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइस। यानी जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है रिटेलर की तरफ से वो है कि वो विजुअली यानी देखते हुए, ठीक है, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन यानी जांचना पर रखना, ठीक है। विजुअल इंस्पेक्शन करेगा प्रीमाइस। प्रीमाइस का मतलब है आपका जगह, जो उसका कार्यस्थल है उसको वो विजुअली जांचे, घूमे, आसपास देखे कि क्या कहते हैं, कोई खतरा तो नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। तो ये भी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन देखिए अगर वो विजुअली इंस्पेक्ट करता है तो उसको कहीं ना कोई ऐसी दिक्कत जरूर दिखेगी जो आने वाले खतरे को टाल सकते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा हमारे स्कूल्स में भी, अगर मैं बात करूं, हमारी जो टीचर्स हैं, बड़ी जो वाइस मैम है, वो भी हर समय इंस्पेक्शन करते हैं हमारी क्लासेस का, जहाँ प्रॉपर देखा जाता है किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को भी कभी टोका होगा अगर आप डर्टी कर देते अपने क्लासरूम्स, तो कि अब यहाँ पे ऐसा क्यों पढ़ा है, आपको ऐसा नहीं करना। तो दिस इज व्हाट विजुअली, शी इज विजुअली इंस्पेक्टिंग द क्लासरूम्स। इसी तरीके से एक रिटेलर को भी विजुअली इंस्पेक्शन करना पड़ता है अपनी जगह का, ताकि वो एक्सपेक्टेड पेरिल्स, जो खतरे हैं, आने वाले खतरे या मौजूदा खतरों को देख सके। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्राइम जो पॉइंट है, बेसिकली इसके अंदर कैमरा के बारे में बताया गया है कि आप इस क्राइम को रोकने के लिए आप अपने रिटेल स्टोर में, आप अपने कार्यस्थल में क्या चीजें करते हैं। तो हम क्या करते हैं, कैमरास लगाते हैं। लगते हैं ना कैमरास, उसमें क्या पता चलता है, कौन सा मतलब सारी आप एक साथ एक ही स्क्रीन पे सारी जगहों को, पूरे मॉल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। होता है ना? देखिए ना, कैमरास लगे हैं, हमारे स्कूल में भी लगे हुए हैं। कैमरेज का सबसे बड़ा ज्यादा फायदा यही होता है कि वो कोई भी ऐसे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेता है जो हमारी आंखों से छूट जाते हैं। ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स के तौर पे भी, इसको एविडेंस के तौर पे, प्रूफ के तौर पे भी यूज किया जा सकता है। जैसे जैसे कई चोरियां हो जाती हैं, कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो हमें कैमरा रिकॉर्डिंग देखकर हम पता कर लेते हैं कि क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। तो हम तुरंत उस पर फिर एक्शन लेते हैं। तो ये पॉइंट वही बोल रहा है कि क्राइम जैसी चीजों को, क्राइम वैसे तो क्राइम का मतलब होता है आपका अपराध। ठीक है। तो क्राइम, ऐसे अपराधों को रोकने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, जिनसे थोड़ी सी हमें फ्यूचर में हेल्प मिल सके, हम कैमरा जरूर लगाते हैं। तो ये भी एक हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है कि आपको, आपके अगर अंडर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं या आपका बहुत ज्यादा पब्लिक डीलिंग है, तो यू शुड इंस्टॉल कैमरास। ठीक है।
नेक्स्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी की बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपकी ट्रेनिंग। यानी आपको अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग ज़रूर करानी होती है कि कोई भी सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, इमरजेंसी सिचुएशन में आप किस तरीके से अपना बचाव करेंगे और अपने आसपास मौजूदा लोगों का बचाव करेंगे। ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस। आपको कई ऐसी चीज़ें होती, अपनी चीज़ें होती हैं, सपोज आपके रिटेल स्टोर का भी एक इंश्योरेंस होता है कि अगर कोई आग लग जाती है भविष्य में या चोरी हो जाती है तो आप उसका आपको उसका जुर्माना वो मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरीके की इंश्योरेंस, या आपके जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना भी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग एक रिटेलर की। उसके यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी का मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करवाया जाता है, ताकि अगर कोई दुर्घटना उनके वर्क प्लेस में होती है तो उस पर्सन को अपनी जेब से नहीं देना पड़ता, वो मेडिकली वो इंश्योरेंस कंपनी वाले उनका अच्छे से मतलब पैसों का पूरा उनका कोई दिक्कत नहीं करवाते हैं, पूरा ट्रीटमेंट उनका आराम से हो जाता है हॉस्पिटल्स में।